कहानी अब आगे। पिया खुद में ही बोले जा रही थी, मैं सबके जीवन की मुसीबत ही हूँ। मैं किसी को भी आज तक कोई खुशी नहीं दे पाई हूँ, इसीलिए अब मैं सबकी मुसीबत को ही खत्म कर दूंगी। नहीं रहना है मुझे इस दुनिया में। ये सब बातें वो खुद से ही किए जा रही थी और नदी को निहारे जा रही थी। कुछ देर तक पिया एकदम शांत नदी को देखती रही और फिर अचानक से उसमें छलांग लगाना चाही, पर जैसे ही वो नदी में कूदने की कोशिश की, पीछे से उसका कोई हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो इंसान और कोई नहीं बल्कि रवि था, जिसने पिया को नदी में कूदते देख लिया और दौड़कर उसे बचाने आ गया। रवि पिया की दोनों बाहों को कसकर पकड़ते हुए गुस्से में बोला, ये क्या कर रही थी तुम पागल हो गई हो क्या? दिमाग ठीक नहीं है तुम्हारा? पिया रवि को गुस्से में देख वो डर गई थी, क्योंकि उसने शुरू से ही बस मामी की मार डांट ही खाए है, तो वो शुरू से ही डर डर कर जीती रही। रवि उसे देखते हुए पूछने लगा, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। जिस पर पिया सहमे से आवाज में बोली, वो मैं अब नहीं जीना चाहती हूँ। मैं जिसके भी जिंदगी में शामिल होती हूँ उसका ही बुरा हो जाता है। मामी सच ही बोलती है, मेरे कारण ही मामा जी की जान चली गई। रवि उसकी बात सुन बोला, हाँ मैं मानता हूँ कि राजेश अंकल के यूं चले जाने से हम सबको बहुत ही तकलीफ हुई है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम्हारे कारण उनकी जान चली गई और तुम इसके बदले अपनी जान दे दो। रवि को यूं अपने लिए परवाह करता देख पिया के मन को शायद कुछ शांति तो जरूर मिली थी। इस वक्त उसे एक ऐसे ही इंसान की जरूरत थी जो उसे समझा सके कि जो भी हुआ है उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। रवि उसे हिलाते हुए बोला, पिया, पिया कहाँ खो गई? मैंने जो भी समझाया उसमें से तुम्हें कुछ समझ में भी आया या मैं ऐसे ही बोलता गया? तभी पिया बोली, लेकिन मामी जी अब मुझे अपने साथ नहीं रखेंगी रवि। वो सब बात की बातें हैं, पहले हमें राजेश अंकल के अंतिम संस्कार के बारे में सोचना चाहिए। तुम अभी मेरे साथ घर चलो। पिया बिना कुछ बोले ही रवि के बातों में हाँ में सर हिला दिया और दोनों घर के लिए वहां से निकल गए। रवि रास्ते से ही कॉल करके माँ को बता दिया कि पिया मिल गई है और वो उसे घर लेकर आ रहा है। देविका मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया भगवान, आज पिया बेटी ना मिलती तो पता नहीं क्या हो जाता। आलोक जी को भी बता देती हूँ कि पिया बेटी मिल गई है। और देविका अपने मोबाइल से आलोक को कॉल लगाती है। कुछ देर के बाद आलोकनाथ फोन उठाते हुए बोलता है, हेलो। हेलो जी, हम आपको ये बताने के लिए फोन किए हैं कि पिया बेटी मिल गई है और रवि उसे घर लेके ही आ रहा है। आप भी घर आ जाइए। आलोक ये सुनकर बेहद खुश होते हुए बोले, क्या पिया बेटी मिल गई? सच में? भगवान तेरा लाख लाख शुक्रिया। मैं अभी घर आता हूँ। रानी जो आलोकनाथ के पास ही थी, उसने पिया के मिलने वाली बात जैसे ही उसने सुना, तुरंत वो आलोकनाथ से पूछने लगी, क्या सच में अंकल जी दीदी मिल गई है? आलोक जी उसे हंसते हुए बोलते हैं, हाँ रानी बेटा, अब हमें जल्द से जल्द घर निकलना चाहिए। रानी ने खुश होते हुए आलोक को चलने बोली, हाँ हाँ चलिए। और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर में सभी घर पर पहुंच जाते हैं। पिया भी अपने कदमों को धीरे धीरे बढ़ाते हुए रवि के पीछे से आ रही है। जब रानी ने पिया को देखा तो वो दौड़कर उसके पास जाकर उसे जोर से गले लगाते हुए बोलती है, क्या दीदी ऐसा भी कोई करता है भला? आप ऐसे कैसे हमें छोड़कर जा सकती है? आपने एक बार भी ये नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा? पापा तो चले गए और आप भी हमें छोड़कर जा रही थी। पिया रानी को कस के अपने सीने से लगाते हुए बोली, मुझे माफ कर दे मेरी दोस्त, मैं शायद ज्यादा ही स्वार्थी हो गई थी, सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही है। लेकिन अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी। पीछे से देविका बोली, क्या पिया बेटा, आपने तो हम सभी को डरा ही दिया था। पिया रानी से अलग होकर अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली, मुझे आप सभी माफ कर दीजिए। मैंने आप सभी को बहुत ही तकलीफ पहुंचाई है। इस पर आलोकनाथ जी उसकी बात समझते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आगे से ऐसा मत करिएगा। पिया ने हाँ में अपना सर हिला दिया। तभी रवि बोला, पहले हम सबको राजेश अंकल की अंतिम संस्कार करना चाहिए, बाद में ये सब देखिएगा। रवि की बात सुनकर सभी राजेश की अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। कुछ देर में सब कुछ तैयार हो गया था। सभी की आंखें नम थी, पर फिर भी नियम तो करना ही पड़ता ना। अब पिया, रानी और राधा का कोई था तो नहीं, इसीलिए रवि ने ही मुखाग्नि दे दी और सारे काम रवि और आलोकनाथ ने मिलकर कर दिया। आज की रात किसी को भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। राधा एक कोने में बैठी थी, रानी और पिया भी उन्हीं के पास चुपचाप से बैठे हुए थे। देविका ये सब देखकर आलोक से बोली, हमें कुछ करना चाहिए इन सब के लिए जी। देखिए ना, ये सभी अभी तक ना ही कुछ खाए हैं और ना ही पानी पी है। आलोक जी ने उनकी बात सुनकर बोले, लेकिन हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी बातें रवि सुन लेता है और वो बिना देरी किए रसोई घर जाता है और सभी के लिए पानी और फल लेके वहीं पहुंच जाता है जहां राधा बैठी हुई है, और राधा के पास जाके बोलता है, क्या आंटी जी, आप अगर खाना नहीं खाएंगी तो बीमार हो जाएंगी, और अभी तो आपको रानी की भी तो शादी करानी है, और अगर आप भूखी रहेंगी तो राजेश अंकल जहाँ कहीं भी होंगे उन्हें कितनी तकलीफ होंगी, आप ही सोचिए जरा।
देखिए राधा आंटी, अगर आप नहीं ऐसी ही भूखी प्यासी बैठी रहेंगी तो क्या राजेश अंकल को अच्छा लगेगा? आप उनके खातिर ही खा लीजिए। रवि की ये बात सुनकर राधा जी खाना खाने के लिए मान जाती है। तभी रवि रानी से बोलता है, अब तुम भी खा लो रानी, क्या भूखे रहने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं ना, प्लीज कुछ खा लो। रानी प्लेट से एक सेब का टुकड़ा उठाते हुए बोली, थैंक यू रवि। ये थैंक यू किस लिए? रानी उसकी ओर देखते हुए बोली, तुमने हमारे परिवार के लिए जो भी किया है ना, उसके लिए ही। पहले तुमने पिया दीदी को बचाया और अब माँ को इतने प्यार से खाना खिला रहे हो। थैंक यू सो मच। इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है, समझी तुम मेरी दोस्त हो और राजेश अंकल मेरे अपने थे। अगर तकलीफ के समय अपने काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा? रवि ने दोनों को खाना खिलाया, पर वही कुछ दूरी पर बैठी पिया को एक बार भी नहीं बोला खाने को। पिया को इस बात से बड़ी ही तकलीफ हुई थी, लेकिन उसे ये भी पता ही था कि रवि उसे जब पसंद ही नहीं करता है तो फिर उसके बारे क्यों सोचेगा, और मन ही मन अपने आप को शांत करने की कोशिश करने लगी। रात काफी हो गई थी, सभी ने कुछ ना कुछ खा लिया, पर पिया कुछ भी नहीं खाई थी और सब अपने अपने रूम में चले गए सोने। राधा रानी से बोलती है, रानी बेटा आज तू मेरे साथ सो जा, मैं अकेले उस रूम में नहीं जा सकती हूँ, मुझे तुम्हारे पापा की बहुत ही याद आएगी। रानी आगे बढ़ते हुए बोली, ठीक है माँ, आज मैं आपके साथ ही सोऊंगी, आप चलिए मैं आती हूँ। ये सुनकर राधा रूम की तरफ चली गई और रानी पिया के पास आते हुए बोली, दीदी आज मैं माँ के पास सोने जा रही हूँ, आपको अकेले डर तो नहीं ना लगेगा? पिया को डर तो लगता था अकेले रहने में, लेकिन वो ये भी जानती थी कि इस वक्त मामी को रानी के साथ की कितनी जरूरत है, इसीलिए वो रानी को बोली, नहीं मैं अकेले रह लूंगी, तू जा मामी के पास, उनको अभी तेरी काफी जरूरत है। रानी मन ही मन बोली, मैं जानती हूँ दीदी, आप अपने आप को बहुत ही अकेली महसूस कर रही है और मैं आपके लिए कुछ कर भी नहीं पा रही हूँ। प्लीज भगवान जी आप मेरी दीदी की लाइफ में थोड़ी खुशियां दे दो, मेरी आपसे यही दुआ है। फिर पिया को गुड नाइट बोलकर रानी वहां से चली गई। इधर अब सिर्फ पिया ही अकेली हॉल में बैठी थी। वो वहां से उठी और घर के मंदिर में जाके बैठ गई और भगवान से बातें करने लगी, क्या भगवान आपने मेरा नसीब ऐसा क्यों लिखा है? मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी तकलीफ होती है जब कोई मुझे कुछ कहता है, लेकिन आपको उससे क्या? मेरे दर्द, मेरी तकलीफ किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती है, और जिन्हें मेरे दर्द समझ में आता था उन्हें तो आपने अपने पास बुला लिए। अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, आपको जो करना है आप कर लो मेरी जिंदगी के साथ। यही सब बोलती बोलती उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसे पता ही नहीं चला कि कब वो सो गई। रात के शायद 2 से ढाई बजे का समय हो रहा होगा। रवि को अपने कमरे में नींद ही नहीं आ रही थी। उसे दिन भर की सारी घटना याद आ रही थी, और सबसे ज्यादा तो पिया ने जो नदी में कूदने की कोशिश की थी वो उसे बहुत ही बेचैन कर रहा था। रवि अपने में ही बोले जा रहा था, अगर मैं उस समय वहां नहीं पहुंचता तो पिया ने तो अपनी जान दे ही देनी थी आज। वो लड़की बिल्कुल ही पागल है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? मुझे क्या हो गया है? शायद मैं उसकी दोस्ती को अब भी नहीं भुला पाया हूँ, पर उसने जो मेरे साथ किया था वो भी कभी नहीं भूल पाऊंगा। फिर पानी पीने के लिए गिलास उठाता है तो पानी ही नहीं रहता है। रवि गिलास देखते हुए खुद से ही बोलता है, अरे इसमें तो पानी ही नहीं है, शायद माँ रखना भूल गई होंगी, मैं जाके खुद ले आता हूँ। ये बोलकर वो बेड पर से उठकर नीचे रसोई घर जाने लगा। जैसे ही वो रसोई घर की तरफ बढ़ा उसकी नजर घर के मंदिर में पड़ी, जहाँ पिया एकदम किसी छोटी सी बच्ची की तरह अपने दोनों पैर को हाथ से समेटे हुए सोई हुई थी। रवि ने जब पिया को देखा तो उसके कदम अपने आप पिया की तरफ चल पड़े। वो वहां पहुंचा तो पिया को शायद खाली जमीन पर सोने के कारण ठंड लग रही थी, इसीलिए वो उसे वहां से अपने बाहों में उठाकर गेस्ट रूम में ले जाने लगा, कि तभी उसकी नजर एक बार पिया पर गई। वो उसे देख मन ही मन सोच रहा था, कितनी खूबसूरत है ये इसकी बड़ी बड़ी आंखें, इतने खूबसूरत होंठ, मानो गुलाब की पंखुड़ियां है। और वो गेस्ट रूम में यही सब सोचते सोचते पहुंच गया। वहां जाकर उसने पिया को बेड पर अपने बाहों की मदद से लिटा दिया और खुद वही खड़े होकर सोचने लगा, क्या सच में इसे कोई नहीं प्यार करता है? लेकिन मेरी दिमाग में ये सब बातें क्यों आ रही है? आखिर मुझे हो क्या गया है जो मैं इसकी इतनी परवाह करने लगा हूँ? मुझे इससे दूर ही रहना चाहिए। ये बोल वो वहां से चला गया। रवि पिया को उसके रूम में सुलाकर वहां से निकल जाता है और खुद पानी लेके ऊपर चला जाता है और पानी पी के सोने की कोशिश करने लगता है। अगली सुबह सभी जग चुके थे। इधर पिया की भी जब नींद टूटी तो वो खुद को अपने बिस्तर पर देखकर चौंक गई, मैं यहाँ कैसे आई? मैं को कल रात मंदिर में ही सो गई थी, कौन मुझे यहाँ लेके आया? पर मैं किससे ये बात पूछूं? फिर वो असमंजस में बोली, छोड़ो, इन सब बातों से ज्यादा जरूरी है मामी जी को मामा जी की यादों से बाहर लाना। मुझे जाकर देखना चाहिए कि मामी अब कैसी है। और वो उठकर फ्रेश होकर नीचे आई तो देखी कि सभी जग चुके हैं और आलोक चाचा, देविका चाची और उसकी राधा मामी बैठकर चाय पी रही है। पिया खुद से ही बोलती है,
चलो कम से कम मामी जी कुछ कुछ भूलने की कोशिश तो कर रही है। फिर वो वही सभी के पास जाते हुए देविका से पूछी, चाची जी मैं नाश्ता बना दूं सबके लिए? हाँ ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हें मना तो कर नहीं सकती। पिया हल्की सी स्माइल चेहरे पर लाते हुए बोली, हम, और रसोई घर चली जाती है। रवि चूंकि रात में काफी लेट से सोया था तो इसीलिए उसकी नींद अभी भी नहीं खुली थी, और रानी भी अभी सो ही रही थी, वो हमेशा लेट से ही उठती थी। इधर हॉल में ये तीनों आपस में बातें कर रहे थे, तभी राधा ने देविका से एक बात बोली, देविका जी मैंने जो आपको रवि बेटा और रानी की रिश्ते के बारे में कहा था, तो क्या सोचा है आपने उस बारे में? वो थोड़ी संकोच के साथ पूछी। राधा बहन उस बारे में मैंने अभी तक कुछ सोचा नहीं है। इस बीच में इतना सब कुछ हो गया कि उस बारे में बात करने का मौका ही नहीं मिला। तभी आलोक जी पूछने लगे, ये श्रीमती जी आप किस बारे में बात कर रही हो? हमें भी तो बताओ। जी वो हम चाहते हैं कि क्यों ना रवि और रानी की शादी करवा दे, वो दोनों अच्छे दोस्त भी है, वो दोनों एक साथ अच्छे भी लगते हैं। हम ये बात तो सही है, दोनों साथ में अच्छे लगते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें इन दोनों से पूछना चाहिए कि क्या ये दोनों इस शादी के लिए तैयार है। राधा जल्दी से बोल पड़ती है, हाँ हाँ क्यों नहीं, हम उनसे पूछ के ही आगे की बात करेंगे। इधर ये सारी बात पिया सुन लेती है। दरअसल वो रसोई घर से निकलकर बाहर कुछ लेने आई थी, तभी उसने ये सारी बातें सुन ली। उसके आंखों से आंसू अपने आप निकलने लगी। वो खुद को संभाल नहीं पा रही थी, लेकिन किसी तरह वो रसोई घर गई और वही एक कोने में छुपकर बैठकर रोने लगी और खुद ही धीरे धीरे बोले जा रही थी, भगवान आप हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं? पहले क्या कम परेशानी थी मेरी जीवन में जो अब आप मेरे ही आंखों के सामने रवि की शादी किसी और से करवा रहे हैं? मैं ये सब नहीं देख सकती हूँ। मेरा दिल अंदर ही अंदर रोए जा रहा है। कुछ ऐसा कीजिए भगवान जी कि मैं इस शादी में ना रहूं। वैसे भी मैं जहाँ भी रहती हूँ वहाँ खुशियाँ ज्यादा देर तक नहीं टिकती है। पिया रोए जा रही थी और बोले जा रही थी, तभी उसके कानों में एक आवाज सुनाई दी, दीदी कहाँ हो आप? पिया झट से समझ गई कि रानी रसोई घर की तरफ आ रही है। वो झट से अपने आंखों से आंसू पोंछ लेती है और खाना बात बनाने का दिखावा करने लगी है। दीदी आप यहाँ हो, मैं आपको सब जगह ढूंढ ली पर आप मुझे कहीं नहीं दिखी। क्या हुआ रानी, तुझे कोई काम है क्या? नहीं दीदी बस ऐसे ही आपके साथ कुछ देर रहने का मन कर रहा था, बस इसीलिए। क्या हुआ मेरी प्यारी बहन को, आज बहुत उदास लग रही है? रानी ने भावुक होकर जवाब दिया, वो दीदी मुझे पापा की याद आ रही थी, इसीलिए सोचा आपके पास आ जाओ। पिया रानी को गले लगाते हुए उदास आवाज में बोली, हाँ मामा जी की तो मुझे भी बहुत याद आती है। पर इतना बोलकर वो चुप हो गई। कुछ देर दोनों बहनें एक दूसरे के साथ वही रसोई घर में समय बिताई, फिर पिया बोली, देख रानी हमें मामी जी के सामने ऐसे उदास चेहरे नहीं बनाना है। तू तो जानती है ना कि सब वो सब भूलने की कितनी कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर हमारी वजह से सभी फिर से दुखी हो गए तो ये सही नहीं होगा। रानी ने उसकी बात को समझते हुए कहा, आप सही बोल रही हो दीदी, अब से मैं भी अपने आप को इस याद से बाहर निकालने की कोशिश करूंगी। और आप ये क्या बना रही है? वो मैं सभी के लिए नाश्ता बना रही थी। तो लाइए मैं भी आपकी कुछ हेल्प कर देती हूँ। ये बोलकर वो जैसे ही पिया की तरफ देखी तो उसे पिया की आंखें लाल दिखाई दी। वो झट से पूछ बैठी, क्या हुआ है दीदी? आपकी आंखें लाल क्यों हैं? क्या आप रो रही थी? पिया रानी की आंखों से नजरें चुराते हुए लड़खड़ाती आवाज में बोली, नहीं नहीं वो मेरे आंखों में कुछ चला गया था ना, शायद इसीलिए लाल हो गई होंगी। रानी मन ही मन बोलती है, कुछ तो बात जरूर है दीदी, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ, और मैं ये बात पता लगा कर रहूंगी कि आखिर आपको कौन से बात इतनी तकलीफ पहुंचा रही है। फिर पिया से बोली, अच्छा ठीक है आप डर क्यों गई, मैंने तो यूं ही पूछ लिया। पिया ने फिर से नजरें चुराते हुए कहा, मैं क्यों डरूंगी? वो भी तुझसे, चल अब मुझे काम करने दे, और ये ले तू तब तक आलू छील दे। और वो काम करने लगी। आज रवि की नींद कुछ देर से खुली और उसने उठकर घड़ी की तरफ देखा तो 10 बज रहे थे। वो खुद में ही बोल पड़ा, आज तो काफी देर तक सो गया, पहले नीचे जाके देखता हूँ कि सब ठीक है ना। और वो अपने रूम से नीचे आने लगा, तभी देविका की नजर रवि पर पड़ी और उसने तुरंत रवि को आवाज लगाई, रवि बेटे जग गए क्या? रवि हॉल की तरफ ही आते हुए बोला, हाँ माँ वो आज ज्यादा देर तक सो गया। नहीं बेटे, हम जानते हैं आप रात में लेट से सोए थे, हमने आपको बाहर देखा था, शायद इसीलिए थोड़ा लेट से जगे। कोई बात नहीं, अच्छा तुम यहाँ हमारे पास बैठो, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है माँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? देविका जी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुई बोली, कोई परेशानी की बात नहीं है, आप पहले यहाँ बैठे तो सही, हम बताते हैं। और रवि भी देविका के पास जाकर बैठ गया। तभी राधा ने रानी को आवाज लगाई, रानी बेटी जरा यहाँ तो आना। रानी जो रसोई घर में पिया के साथ उसके कामों में हाथ बटा रही थी, राधा की आवाज सुनते ही बोली, आए माँ। और पिया के पास जाकर उसका हाथ पकड़कर बोली,
दीदी चलिए ना, हॉल में सभी वहां इकट्ठा हुए हैं, लगता है कोई बात है। रानी मामी ने तुझे बुलाया है, तू जा, मैं वहां क्या करूंगी। नहीं दीदी आपको चलना होगा। ये बोल वो पिया को जबरदस्ती हाथ पकड़कर हॉल की तरफ लेकर चल पड़ी। हॉल में आने के साथ ही रानी कहती है, माँ आपने मुझे बुलाया, कोई काम था क्या। हाँ बेटा, लेकिन तू इसे क्यों साथ में लेके आए। राधा ये बात पिया की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखते हुए बोली। प्लीज माँ, अगर आपको यही सब बात करनी है तो मैं जा रही हूँ। अच्छा रानी, तू वो सब छोड़ और यहाँ रवि के पास आके बैठ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। रानी कुछ समझ नहीं पा रही थी कि उसे रवि के पास बैठने को क्यों कहा, लेकिन फिर भी वो रवि के पास आके बैठते हुए बोली, अब बताइए क्या बोलना है आपको। तभी आलोक जी बोलते हैं, हाँ तो बात यह है कि हम सभी चाहते हैं कि तुम दोनों की आपस में शादी करा दे, लेकिन उससे पहले हमें तुम दोनों की मर्जी भी जाननी है। क्या तुम दोनों को ये रिश्ता मंजूर है। ये बात सुनते ही रवि और रानी को तो एक बड़ा झटका सा लग गया। रानी मन ही मन बोली, ये सब क्या बकवास कर रहे हैं ये सभी। मैं और रवि से शादी, मैं ये सोच भी नहीं सकती। मैं तो चाहती हूँ कि रवि और पिया दीदी की शादी हो, लेकिन ये होगा कैसे। रवि भी मन ही बोला, मैं रानी से शादी नहीं कर सकता हूँ। मैं तो। और वो पिया के तरफ देखने लगता है, जो एक साइड में खड़ी इन सभी की बातों को सुनकर अंदर ही अंदर रोए जा रही थी। तभी देविका जी बोली, क्या हुआ तुम दोनों को, तुम दोनों एकदम शांत हो गए। क्या तुम्हें ये रिश्ता पसंद नहीं है। तुम दोनों तो अच्छे दोस्त भी हो। रानी अपने मन को मजबूत करते हुए बोली, नहीं आंटी ऐसी बात नहीं है। फिर धीरे से अपने से ही बोली, ओ इसीलिए आज दीदी की आंखें लाल थी। उन्हें शायद ये बात पहले ही पता चल चुकी थी। हो भी क्यों ना, वो जिससे प्यार करती है उसकी शादी किसी और से होने की बात कैसे सुन सकती है। अब मुझे ही कुछ करना होगा इस रवि के बच्चे को दीदी के प्यार का एहसास दिलाने के लिए। रानी जो खुद में ही बात कर रही थी, उसे देख देविका जी पूछी, क्या हो गया रानी बेटा, क्या बात कर रही हो खुद से ही। देविका जी की आवाज सुनते ही रानी अचका गई। फिर बात को संभालते हुए बोली, कुछ नहीं आंटी, अगर रवि इस रिश्ते के लिए रेडी है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रिश्ते से। और वो रवि की तरफ देखने लगी। पिया अपने मन में ही बोली, अब मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है भगवान जी। और वो वहां से दौड़कर फिर से रसोई घर की तरफ चली गई। उसे जाते देख आलोक जी बोले, अरे पिया बेटा को क्या हो गया, वो यहाँ से ऐसे क्यों चली गई। रानी मन में ही बोली, मुझे माफ करना दीदी, आपके प्यार को आपसे मिलवाने के लिए मुझे कुछ समय आपको तकलीफ देनी पड़ेगी। आई एम सॉरी दीदी। पिया को ऐसे जाते देख रवि को गुस्सा आ गया और खुद से ही बोला, मेरी शादी की बात सुनकर इसे जरा भी तकलीफ नहीं हुई। ये अपने आप को समझती क्या है। दरअसल बात तो ये थी कि रवि कहीं ना कहीं पिया से प्यार तो करता ही था, तभी तो उसे पिया का इंतजार था कि शायद पिया को बुरा लगेगा उसकी शादी की बात सुनकर, पर इस बात का एहसास नहीं था उसे। मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है रानी से शादी करने में। ये बात रवि थोड़ा जोर से बोला। उन दोनों की हामी सुन राधा जीडी के दम खुशी से देविका से कहती है, बधाई हो देविका जी, अब तो हम समधन बनने वाली है। हाँ हाँ राधा बहन आपको भी, तो चलिए तब जल्दी ही इन दोनों की शादी करा देते हैं। लेकिन आलोक जी मन ही मन बोले, मैं तो चाहता था कि मेरे घर की बहू पिया बेटा बने, पर रवि तो उसे देखना तक नहीं चाहता है, फिर मैं उसकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकता हूँ ना। जो आपकी इच्छा भगवान। फिर बोला, ठीक है आप सब तैयारी कीजिए, मैं पंडित जी को बुलवा लेता हूँ। कुछ देर बाद आलोक जी अपनी पत्नी को आवाज देते हुए बोले, देविका पंडित जी आ गए हैं। उनकी बात सुन देविका जी बाहर आते हुए बोलती है, जी आए। ये बोलते हुए देविका अपने कमरे से निकल कर आ गई और राधा को भी बुला लिया। बैठिए पंडित जी। जी जजमान। ये बोल पंडित जी सोफे पर बैठ जाते हैं। राधा अंदर से आते हुए बोली, आज पंडित जी आपको शादी का एक शुभ मुहूर्त बताना है। पंडित जी थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले, हाँ हाँ, हमारा तो काम ही यही है, क्यों नहीं, अभी बताता हूँ। ये कहकर वो अपने पत्रे में देखने लगता है। कुछ देर देखने के बाद बोलता है, देखिए आज 4 मार्च है और मुहूर्त के हिसाब से शादी का सिर्फ एक ही शुभ दिन बचा है, और वो आज से 2 दिन बाद का यानी कि 6 मार्च का है। ये सुन देविका जी बोल पड़ती है, क्या इतना जल्दी। और कोई शुभ मुहूर्त नहीं है पंडित जी, अच्छे से देखिए ना। पंडित जी सबको समझाते हुए बोले, जजमान मैं अच्छे से देखने के बाद ही आपसे बोल रहा हूँ। सबकी बात सुन आलोकनाथ ने कहा, तुम परेशान मत हो देविका, सब काम समय से पूरा हो जाएगा। तभी राधा ने भी झट से कहा, हाँ देविका बहन हम सब कर लेंगे, वैसे भी अभी 2 दिन है ना हमारे पास, वो एक शातिर मुस्कान के साथ बोली। राधा मन में सोचती हुई बोली, मैं किसी भी कीमत पे अपनी बेटी की शादी रवि से करा के रहूंगी। इतना बड़ा घर है इन लोगों का, मेरी बेटी तो यहाँ महारानी की तरह रहेगी। और सब पंडित जी की बात मान गए। आलोकनाथ ने सबको समझाते हुए कहा, आप सभी घर का सारा काम देख लीजिए और मैं बाहर का सब संभाल लूंगा। जी ठीक है।
तब हम कल ही हल्दी और मेहंदी कर लेंगे। राधा, जो कि इस वक्त का बेसब्री से इंतजार कर रही थी, उसने झट से जवाब दिया, हम और कल ही सगाई भी करा देंगे। जी ठीक है। पिया रसोई घर में ही खड़ी खड़ी सभी की बातें सुन रही थी, और बेचारी कर भी क्या सकती थी। रानी रवि को अपने साथ लेके पिया के पास जा पहुंची और पीछे से आवाज दी, दीदी। पिया जैसे ही पीछे पलटी, वो रानी को रवि के एकदम पास देखकर चौंक पड़ी और अपनी सर को नीचे कर लिया, क्योंकि वो रवि को ऐसे किसी के साथ नहीं देख पा रही थी। रानी अपने मन में ही बोली, मैं जानती हूँ दीदी कि आपको मेरा रवि के इतने पास रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पर मुझे ये सब करना पड़ेगा ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि आप रवि के बिना नहीं रह सकती। और ये रवि भी कितना बुद्धू है, इसको समझ ही नहीं आ रहा है कि ये आपसे प्यार करता है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं किस दिन काम आऊंगी। ये बोलकर वो रवि के और ज्यादा नजदीक जाने लगी। तभी रवि ने रानी के हाथ पकड़कर उसे अपने से दूर करते हुए चिढ़ते हुए पूछा, ये क्या कर रही हो तुम रानी? रवि मन में सोचते हुए बोला, पिया को ये सब अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन ये रानी भी ना, पता नहीं इसे क्या हो गया है। ऐसे ही आज का पूरा दिन बीत गया और सभी आराम करने भी चले गए। वो लोग सारी तैयारी करके थक भी चुके थे, ऊपर से कल सगाई भी थी। आज का दिन 5 मार्च। सुबह सुबह ही सब उठ गए थे, क्योंकि आज बहुत काम था। रवि को तो रात भर नींद ही नहीं आई। क्या मैं ये शादी करना चाहता हूँ? मुझे क्यों इतनी चिढ़ हो रही है रानी के साथ मेरे शादी को लेकर? ऐसे ही टेंशन में रवि खुद से ही बार बार एक ही सवाल किया जा रहा था, और उसके के रूम के दरवाजे पर रानी खड़ी ये सारी बातें सुन रही थी और खुद से ही बोली, क्या लड़का है ये भी, जब दीदी से प्यार करता है तो फिर उससे गुस्सा क्यों है? ऊपर से सिर्फ उसे दिखाने के लिए शादी करने को भी तैयार हो गया। क्या भगवान आपने इन दोनों को ही एक जैसा बनाया है? प्यार दोनों ही करते हैं पर बोलेंगे नहीं। चलो मैं ही इस रवि के बच्चे को समझाती हूँ, शायद समझ जाए। रानी, जो कमरे के बाहर सब सुन रही थी, वो रवि को समझाने के लिए रूम के अंदर चली गई। उसने अंदर आते हुए रवि से कहा, हाय रवि, क्या कर रहे हो? आज तो हमारी सगाई भी है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। रवि रानी की तरफ गुस्से से देखते हुए बोला, तुम मेरे कमरे में बिना मुझसे पूछे क्यों आई? अरे यार, अब तो ये मेरा भी कमरा है ना? रवि ने उसे थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हुए पूछा, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब कि अब कल हमारी शादी हो जाएगी तो तुम्हारा कमरा भी तो मेरा हो जाएगा ना? देखो रानी, मैं इस वक्त मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, प्लीज तुम यहाँ से जाओ। रानी अब सीरियस होते हुए बोली, देखो रवि, कहीं ऐसा ना हो कि तुम ये शादी करके पछताओ। रवि रानी के चेहरे को संदेह से देखते हुए पूछा, कहना क्या चाहती हो तुम रानी? क्या तुम ये शादी नहीं करना चाहती हो? रानी ने गहरी सांस ली और बोली, मैं जानती हूँ रवि कि तुम पिया दीदी से प्यार करते हो, हाँ, लेकिन तुम इस बात को स्वीकार नहीं कर रहे हो। मैं तो सिर्फ तुम्हें दीदी के प्यार का एहसास दिलाने के लिए इस शादी के लिए हाँ कहा, समझे? अब तो रवि को कुछ बोलते ही नहीं बन रहा था। सच भी तो यही था कि वो पिया से प्यार करता है। रवि उठकर खड़े होते हुए रानी से अपनी नजरें चुराते हुए बोला, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। रवि, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, भले हम बहुत समय से अलग रहे हैं, लेकिन तुम्हारी झूठ को मैं अभी भी अच्छे से समझती हूँ, समझे? इस पर रवि रानी से पूछ पड़ता है, क्या पिया मुझे पसंद करती है? वो ये बात थोड़ा थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। क्या बात है यार, इतनी जल्दी समझ भी गए? ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती, वो तो तुम्हें खुद ही पता करना होगा कि दीदी के मन में क्या है। लेकिन तुमने तो अभी कुछ देर पहले बोला था ना कि तुम मुझे पिया के प्यार का एहसास कराना चाहती हो। हाँ, करती तो है, पर अब उनके मन में क्या है ये बात तो मुझे भी नहीं पता। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस यही तक। आगे की कहानी को हम अपने अगले भाग में सुनेंगे।